नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आज हम क्लास 12 के अध्याय 5 कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले भी हम कुछ राजनीतिक दलों के बारे में पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कांग्रेस की जो स्थापना है पहले एक राजनीतिक दल के रूप में नहीं बल्कि कांग्रेस के एक संगठन के रूप में है इसकी स्थापना की गई थी। एक बार दोबारा दोहरा देता हूं, कांग्रेस की स्थापना एक संगठन के रूप में की गई थी और इसकी स्थापना की गई थी 28 दिसंबर 1885 को एक अंग्रेज अधिकारी ए ओ ह्यूम ने की थी। इस अध्याय के अंदर हम कांग्रेस प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, उनके सामने क्या समस्याएं थी, फिर उन समस्याओं को उन्होंने किस प्रकार से हल किया और हल करने के बाद फिर उनकी पुनर्स्थापना है वो किस प्रकार से हुई। जैसा कि हम पहले पढ़ भी चुके हैं, भारत के अंदर प्रथम आम चुनाव हुए थे, वो हुए थे 1952 में। कब हुए थे? 1952 में। फिर चुनाव होते हैं 1952 के बाद 1957 में और 1957 के बाद चुनाव होते हैं 1962 के अंदर। तीनों बार ही हम जानते हैं कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो बनते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। कौन बनते हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो हम बात करें 27 मई 1964। कब? 27 मई 1964 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की हो जाती है मृत्यु। पंडित जवाहरलाल नेहरू, शॉर्ट में लिख रहा हूं JLN। पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कांग्रेस पार्टी के सामने राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या खड़ी होती है। किसकी समस्या? राजनीतिक उत्तराधिकार। राजनीतिक उत्तराधिकारी की समस्या खड़ी होती है कि अब कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व है वो कौन करेगा, कांग्रेस प्रणाली की कमान है वो कौन संभालेगा। क्योंकि पंडित जवाहरलाल नेहरू का व्यक्तित्व तो अच्छा था, लोकतंत्र व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने अच्छा कार्य किया था। कुछ लोगों को तो संदेह था कि अगर अब पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई है तो क्या भारत के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था है वो भी क्या कायम रह पाएगी। ऐसे आशंकाएं उनको होने लगी थी। लेकिन इस वक्त कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष थे वो थे के कामराज। इस समय कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे के कामराज। आपको नाम ध्यान में रखना है कि इस समय कांग्रेस पार्टी के जो अध्यक्ष हैं वो कौन हैं, तो वो हैं के कामराज। के कामराज ने कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं को बुलाया और उनसे सलाह मशविरा लिया और इस समस्या का जो हल है, राजनीतिक उत्तराधिकार की समस्या का जो हल है वो बहुत ही आसानी से कर लिया। और एक जाना पहचाना नाम आप सुनते हो वो है लाल बहादुर शास्त्री। कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। राजनीतिक उत्तराधिकार के रूप में किसको चुना? लाल बहादुर शास्त्री। कांग्रेस के एक बहुत ही जाने माने लोकप्रिय नेता थे लाल बहादुर शास्त्री। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे और इसी के साथ साथ वो रेल मंत्री के पद पर भी रहे।
लेकिन बाद में एक रेल दुर्घटना होने के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया। लाल बहादुर शास्त्री प्राइम मिनिस्टर बनते हैं 1964 के अंदर। कब बनते हैं? 1964 के अंदर लाल बहादुर शास्त्री है वो प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री 1964 के अंदर भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। भारत के क्या बनते हैं? प्रधानमंत्री बनते हैं। लाल बहादुर शास्त्री के सामने इस समय दो प्रमुख समस्याएं थी। कितनी समस्याएं थी? दो प्रमुख समस्याएं हैं वो लाल बहादुर शास्त्री के सामने थी। और एक समस्या है वो है खाद्यान्न संकट। पहली समस्या कौन सी है? पहली समस्या है विद्यार्थियों खाद्यान्न संकट। खाद्यान्न संकट, खाने पीने के वस्तुओं की कमी, यानी खाद्य पदार्थ जो होते हैं जैसे गेहूं चावल, उसकी इस समय भारत में बहुत ही क्या थी? कमी थी। क्योंकि वर्षा समय पर नहीं हुई। अगर वर्षा समय पर नहीं हुई तो कृषि में उत्पादन क्या हुआ? बहुत ही कम हुआ। कृषि का उत्पादन क्या हुआ? बहुत ही कम हुआ। इसलिए खाद्यान्न संकट भी भारत के सामने उस समय था। और दूसरी जो समस्या थी वो ये था 1965 का भारत पाक युद्ध। कौन सा? 1965 के अंदर भारत और पाकिस्तान के बीच, इंडिया प्लस पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ। युद्ध से पहले भी हमारे सामने खाद्यान्न संकट था, ऊपर से ये 1965 का भारत और पाकिस्तान का ये युद्ध भी हो गया। तो इसलिए भारत की अर्थव्यवस्था है वो और भी क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। इससे भारत की अर्थव्यवस्था है वो और भी क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। आपको पता है जब भी किसी देश से युद्ध होता है तो उस देश की अर्थव्यवस्था के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ता है। तो भारत की अर्थव्यवस्था भी क्या हो गई? कमज़ोर हो गई। देखिए दो समस्याएं, खाद्यान्न संकट और 1965 का भारत पाक युद्ध। इसके बाद में जब युद्ध के दौरान शांति समझौते के लिए लाल बहादुर शास्त्री पाकिस्तान में जाते हैं और एक वो शांति समझौता जिसका नाम है ताशकंद समझौता। क्या नाम है? ताशकंद समझौता। ताशकंद समझौता वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पे है? उज्बेकिस्तान के अंदर। वर्तमान में ये उज्बेकिस्तान के अंदर है ताशकंद। और उसी समय ये जो समझौता होता है ये होता है 10 जनवरी 1966 को। ताशकंद समझौता कब होता है? 10 जनवरी 1966 को। यानी एक प्रकार से ये जो युद्ध चल रहा है इसी के लिए, शांति समझौते के लिए ये समझौता होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। ये इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री प्लस पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं मोहम्मद अयूब खान। कौन है? मोहम्मद अयूब खान। मोहम्मद अयूब खान। आपको यह ध्यान में रखना है कि ताशकंद समझौता है वो कब हुआ? 10 जनवरी 1966। किस किस के बीच में? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान के बीच। कब हुआ? 10 जनवरी 1966। 10 जनवरी 1966। इसी दौरान लाल बहादुर शास्त्री की अचानक ही मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? लाल बहादुर शास्त्री की यहीं पर हो जाती है मृत्यु। 1966 के अंदर ही ताशकंद में ही लाल बहादुर शास्त्री की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु के बाद फिर एक बार
कांग्रेस के सामने वही समस्या खड़ी होगी। कौन सी? राजनीतिक उत्तराधिकार की। ये जो हमने पहले मैंने आपको बताई है, दोबारा से राजनीतिक उत्तराधिकार की जो समस्या है वो कांग्रेस के सामने क्या है, खड़ी होगी। और इस समय कांग्रेस उत्तराधिकार के रूप में अगर बात करें तो दो प्रमुख चेहरे जो राजनीतिक उत्तराधिकार के दावेदार थे, वो चेहरे थे, एक तो इंदिरा गांधी और दूसरे थे मोरारजी देसाई। इस बार जो मुकाबला था दो लोकप्रिय चेहरों में, एक तो कौन? मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई, और एक है इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। दोनों ही लोकप्रिय चेहरे हैं। मोरारजी देसाई बात करें तो मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। मोरारजी देसाई के बारे में बात करें तो मुंबई प्रांत के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे। वहीं बात करें तो इंदिरा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की बेटी थी। अगर दोनों के बीच में अगर हम राजनीतिक अनुभव को देखें तो मोरारजी देसाई को राजनीतिक अनुभव ज़्यादा था, राजनीतिक अनुभव क्या था? अधिक था। इधर देखें इंदिरा गांधी के तरफ तो ये राजनीति में एक कम अनुभवी नेता थी, राजनीति में एक कम अनुभवी नेता थी। इंदिरा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी रह चुकी थी। अब हम बात करें कि कांग्रेस ने मोरारजी देसाई को चुना या इंदिरा गांधी को चुना। इस उत्तराधिकार संघर्ष का हल करने के लिए क्या हुआ? देखो, इस उत्तराधिकार का संघर्ष का हल करने के लिए गुप्त मतदान करवाया गया। क्या करवाया गया? गुप्त मतदान है वो कांग्रेस के सांसदों ने किया, गुप्त मतदान। एक नाम आपकी बुक में आता है सिंडिकेट। क्या नाम आता है? सिंडिकेट। एक नाम आपकी बुक में आपको देखने को मिलेगा, सिंडिकेट। कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली नेताओं का वर्चस्व जो था उनको सिंडिकेट कहा गया, कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रभावशाली नेता थे, कांग्रेस पार्टी के अंदर जो प्रभावशाली नेता थे उनका वर्चस्व क्या था? कांग्रेस पार्टी के अंदर अधिक था, मतलब उनकी चलबल अधिक थी। अगर सिंपल भाषा के अंदर बात करें तो उनका जो समूह है वो सिंडिकेट कहलाता था। उनका समूह क्या कहलाता था? उनका समूह है वो सिंडिकेट कहलाता था। लेकिन मुकाबला था मोरारजी देसाई प्लस इंदिरा गांधी के बीच। अब क्या हुआ? देखो, सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को चुना। किसको चुना? इंदिरा गांधी को चुना। मोरारजी देसाई राजनीति में अधिक जाने माने लोकप्रिय व्यक्ति हैं, राजनीति के अधिक अनुभवी हैं। इंदिरा गांधी कम अनुभवी हैं। फिर भी सिंडिकेट ने किसको चुना? इंदिरा गांधी को चुना। क्यों? आप सोचकर ये कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि क्यों मतलब मोरारजी देसाई को नहीं चुना और क्यों उन्होंने इंदिरा गांधी को चुना। ये आगे लेसन के अंदर आएगा, क्योंकि सिंडिकेट के अंदर जो नेता थे वो ये चाहते थे कि ये इंदिरा गांधी है, ये राजनीति के कम अनुभवी नेता है, ये जो हर कार्य जो हमें करेगी वो हमसे परामर्श करके या हमसे राय लेकर के या हमसे राय लेगी या परामर्श लेगी या हमसे जो भी कार्य करेगी हमसे पूछ पूछ कर करेगी। लेकिन आगामी हम देखेंगे जब चौथा आम चुनाव होगा, जब इंदिरा गांधी है प्रधानमंत्री बनेगी भारत की, तो फिर इंदिरा गांधी पूरी तरह से सिंडिकेट की अनदेखी कर देगी। मतलब कोई भी
फैसला या निर्णय जब ये लेगी इंदिरा गांधी, तो सिंडिकेट की एकदम अनदेखी करेगी, सिंडिकेट से वो कुछ नहीं पूछेगी। तो एक प्रकार से सिंडिकेट ने किसको चुना? इंदिरा गांधी को, ताकि वो उन पर निर्भर रहे कि इंदिरा गांधी है वो किस पर निर्भर रहे? सिंडिकेट पर निर्भर रहे। और हम अपना, ये सिंडिकेट के नेता क्या सोचते थे? ये सोचते थे कि हम अपना जो कार्य है अपने अनुसार कर सकेंगे, इसलिए उन्होंने मोरारजी देसाई के ऊपर कांटा मार दिया और किसको चुना? इंदिरा गांधी को चुना। किसको चुना? इंदिरा गांधी को चुना। तो इंदिरा गांधी इस प्रकार से पहली भारतीय महिला प्रधानमंत्री है वो बन जाती है। इंदिरा गांधी पहली भारतीय प्रधानमंत्री बनती है 1966 के अंदर। पहली प्राइम मिनिस्टर महिला के रूप में अगर बात करें तो इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है? इंदिरा गांधी। ये आपका छोटा क्वेश्चन हो सकता है कि भारत की पहली महिला कौन है? इंदिरा गांधी। कौन है? इंदिरा गांधी। लेकिन इंदिरा गांधी के सामने भी कुछ समस्याएं थी। इंदिरा गांधी के सामने भी क्या थी? कुछ समस्याएं थी। वो समस्याएं हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, कि जब भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर बनती है इंदिरा गांधी, तो उनके सामने क्या क्या समस्याएं आती हैं, और चौथा आम चुनाव के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। धन्यवाद।